हेलो व्यूअर्स, मैं बशीर शेख आपको अपने यूट्यूब चैनल अवेयरनेस 360 पे वेलकम करता हूं। हमारे आज की वीडियो का मकसद है, उसका टाइटल है कि कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस। ये जो मंशियात होती हैं उनके लिए ये पूरा एक कानून बना हुआ है कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। कंट्रोल है तो ये कंट्रोल की ड्रग्स होती हैं, इसकी लाइसेंसिंग भी होती है। अंडर लाइसेंसेस इसको आप मार्केट में फरोख्त कर सकते हैं या अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि कंट्रोल हो और नाजायज इस्तेमाल इसका कहीं भी ना हो। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट में जो अद्विया ये इसके नारकोटिक्स के नाम लिखे गए हैं उसमें है कोका लीफ। कोका लीफ इसको इसी तरह कह सकते हैं, ये कोका प्लांट है जिसके पत्ते चबाए जाते हैं और वो नशे हिजान अंगेज होता है, आदमी के दिमाग पे नशा चढ़ जाता है। दूसरा उसका नाम है कैनाबिस। कैनाबिस आप ये कह सकते हैं कि ये भंग को कहते हैं। फिर उसके बाद हीरोइन है, ओपियम है या अफीम को कहते हैं। पॉपी स्ट्रा है, ये पोस्ट को कहते हैं। फिर उसके बाद आखिर में जितनी भी मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स हैं जो बनाई जाती हैं तो वो भी नारकोटिक्स ड्रग्स की मीनिंग में आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि कंट्रोल ऑफ नारकोटिक एक्ट्स के शेड्यूल में दिए गए हैं। उनका नाम है साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, और ये जो है फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट उनको डिक्लेयर करती है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस शेड्यूल के जितने भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उनका लिंक दे देता हूं, उससे आप उसको देख सकते हैं। अब ये देखते हैं कि जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट है उसमें किस किस्म के जो है ऑफेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले जो ऑफेंस होता है वो है कल्टीवेशन ऑफ नारकोटिक प्लांट। ऐसी जो भी ज़राअत होती है कि जो पैदा करते हैं ज़मीन में नारकोटिक्स प्लांट्स, तो उनका भी वो मना किया गया है कि उसको न करें। सिर्फ वो प्लांट्स होंगे कल्टीवेट जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर मेडिकल साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होते हैं। बाकी जो दूसरे मकसद के लिए प्लांट या जो काश्त करते हैं वो बिल्कुल ही मना है और इसमें ऑफेंस काउंट होती है, वो जुर्म है। इसकी जो है सज़ा 7 साल तक सज़ा होती है और उसका जो है जुर्माना भी लगता है या दोनों भी लगा सकते हैं। ये बताया गया है सेक्शन 5 ऑफ द CNS एक्ट में। फिर उसके बाद सेक्शन 6 में ये कहा गया है कि जिन जो कि ऑफेंस होते हैं उसमें प्रोडक्शन है और मैन्युफैक्चर कर रहा है या जो है उसमें से किसी चीज़ का अरक निकाल रहा है या प्रिपेयर कर रहा है, अपने पास पजेस करता है, रखता है मंशियात, या सेल के लिए ऑफर करता है या सेल करता है, परचेज करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिलीवर करता है, इवन एक जगह से लेके किसी को दे आता है, किसी भी टर्म्स पे, किसी भी शराइत पे ट्रांसपोर्ट करता है, डिस्पैच करता है। डिस्पैच कहीं से बाय पोस्ट या इस तरह कोरियर के थ्रू भेज देता है। और तो कोई भी ऐसी नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस करता है इस तरह से ऊपर के जुर्म करता है, तो ये भी सेक्शन 6 में जराइम काउंट होते हैं। उससे आगे सेक्शन 7 में अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है नारकोटिक ड्रग्स की और ट्रैफिकिंग करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है या उसकी फाइनेंसिंग करता है, माली आनत करता है उस ट्रैफिकिंग की, तो ये भी उसमें जुर्म में शामिल होता है। अब इसका फ्लो देखते हैं कि ये मंशियात
جب پکڑی جاتی ہیں تو پھر آگے کہاں کہاں وہ جاتی ہیں، یہ نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں جو بھی پولیس والے یا اینٹی نارکوٹکس فورس والے کسی کو بے گناہ پکڑتے ہیں تو یہ چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں جو کہ اس کیس پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس کے لیے ضمانت بھی انہی چیزوں پہ منحصر ہوتی ہے جو کہ آسانی سے مل جاتی ہے اگر اس میں کوئی بھی کنٹراورسی آ جاتی ہے۔ اب اس سے پہلے اسٹیج آتی ہے سیجر آف سیجر، جب کی جاتی ہے، کوئی ضبط کی جاتی ہے یا پکڑی جاتی ہے تو اس میں کافی چیزیں، یا تو پولیس جاتی ہے ریڈ کرتی ہے، گزرتے ہوئے سرچ کرتی ہے، تلاشی لیتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ڈکلیئر کرتی ہے کہ اس سے ہم نے منشیات برآمد کی ہے، تو وہ برآمد کرنے کے ڈیٹیلز تو آگے آئیں گے کہ وہ کس طرح برآمد کرتی ہے، کیسے برآمد کی ہے، اس نے آیا اس کے جیب میں رکھ کے بتا دیا ہے، یا جو ہے کوئی اس میں برآمدگی دکھائی ہے تو کہیں کس جگہ پکڑا ہے، اور کہیں جا کے اس نے منشیات اس کے ہاتھ میں دی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ڈیٹیل میں دیکھی جاتی ہیں، یا واقعی اس کی جیب سے نکلی ہے، اس کی گاڑی سے نکلی ہے۔ اب جس وقت بھی وہ برآمد ہوتی ہے تو اس میں کافی چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں کہ ان کا وہیں پہ وہ جو وزن کیا جاتا ہے، کلر دیکھا جاتا ہے، پیکنگ دیکھی جاتی ہے، کس پیکنگ میں، یہ سارے جو ہیں ڈیٹیلز موقع جہاں موقع پہ برآمد ہوئی ہے وہ ساری اس میں ایف آئی آر میں دکھائی جاتی ہیں، تو اس میں بھی اگر کوئی آتی ہے تو پھر کوئی چیز بھی اگر اس میں فرق آ جاتا ہے تو وہ کیس کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک چیز آتی ہے کہ ایف آئی آر میں جب اس کو شامل کرتے ہیں تو گواہیاں اور ایویڈنس وغیرہ وہ اس میں دیکھتے ہیں۔ اب گواہی کا جو یہاں قانون ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ سی آر پی سی کا سیکشن 103 اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ سی آر پی سی ویسے تو پوری اپلائی ہوتی ہے، سیکشن 103 کیا ہے؟ سیکشن 103 یہ ہے کہ سی آر پی سی میں کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی برآمدگی ہو تو موقع سے دو جو ہے معزز گواہیاں، معزز شخص لے لیں جن کی گواہیاں اس میں شامل کریں ایف آئی آر میں گواہ کے طور پہ، مگر اس میں جو ہے کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز میں یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے جو ہے کوئی بھی گواہ ان کو نارملی جو ہے اکثر اوقات نہیں ملتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے لوگوں سے پوچھا مگر گواہی دینے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہوا، تو اس لیے ان میں جو خود یہ لوگ ہوتے ہیں فورس کے آدمی یا ان کے جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ ہی گواہ بن جاتے ہیں، تو اس کو وہ چیلنج نہیں کر سکتے، اگر چیلنج کرتے ہیں جی یہ تو ان کے اپنے لوگ تھے تو اس کی گواہی کیوں لے رہے ہیں، تو اس میں وہ بتانا، کورٹ پوچھتی ہے کہ چیلنج اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ اس کی آپ کے ساتھ کیا دشمنی ہے، تو اس کے لیے باقی چیزیں چھوڑ کے، باقی یہ چیز چھوڑ کے باقی چیزوں کو زیادہ وزن دیا جاتا ہے۔ اب آپ نے وہ ایف آئی آر وغیرہ کر کے پھر جو ہے مال رکھ لیا، مال خانے میں یا تھانے کے محرر کے پاس رکھوا دیا، پھر اس میں سے سیمپل نکلیں گے، سیمپل نکلنے کے بعد فورینسک لیبارٹری میں جائیں گے، پھر یہ کیس جو ہے آگے پولیس پیش کرے گی کورٹ کے آگے، تو یہ جتنا بھی فلو ہے اس میں کہیں بھی کوئی بھی فلا آ جاتا ہے، ثابت نہیں ہوتا، کوئی اس کی راداری نہیں ہوتی، کس طرح ایک جگہ ایک بات کہی گئی دوسری جگہ دوسری بات کہی گئی، تو یہ چیزیں کیس کو کمزور کر دیتی ہیں۔ چند چیزیں جو کہ زیادہ تر کیسز جس میں کہ لوگ بری ہو جاتے ہیں وہ اس طرح ہے، ٹرائل کے دوران وہ جو ہے آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ جی کلر اور ویٹ اور پیکنگ مٹیریل اس میں ڈسکریپنسیز آ گئی ہیں، تو پراسیکیوشن ایک جگہ ایک بات کر رہی ہے، یہاں یہ کلر بتا رہی ہے وہاں دوسرا کلر بتا رہی ہے، وزن میں فرق آ گیا ہے، وہاں پیلی پیکنگ بتا رہے ہیں یہاں جو ہے نیلی پیکنگ بتا رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے
दूसरी जो केस को कमज़ोर करती है चीज़, इसमें आदमी के बरी होने के इम्कानात होते हैं, वो ये कि सैंपल जब लेबॉरेटरी में भेजे जाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो इजाज़त है 72 घंटे के अंदर भेज सकते हैं। अगर उसमें डिले भी हो जाती है तो भी वो एक शक की बात होती है कि डिले क्यों किए, इन्होंने केस बनाया है कहीं बैठ के। तो 72 घंटे ज़रूरी नहीं है, उसमें अगर वो वजाहत दे देते हैं कि जी इस वजह से 72 घंटे से हमें ज़्यादा हो गया कि इसमें जो है ये मजबूरी थी, वो थी, वो थी। अगर कोर्ट समझती है कि नहीं ये जायज़ है तो फिर 72 घंटे से आगे इजाज़त दे देती है। वगरना ये है कि वो कहते हैं जी अगर वजाहत नहीं है तो फिर उसको शक करते हैं कि इन्होंने केस बनाया हुआ है, तो ज़मानत तो हो ही जाती है ऐसे केसेस में। दूसरा एक चेन ऑफ फ्लो है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वहां से आगे जा रही है, वहां से आगे जा रही है। तो हर जगह सेफ कस्टडी होनी चाहिए उसकी, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए कि जी यहाँ पार्सल खुले, यहाँ सुराख हो गया, यहाँ ये हो गया। कि पूरी चेन में जो है वो सेफ कस्टडी हो, उसमें कोई भी टेम्परिंग ना हो उसके साथ, वरना वो डाउट क्रिएट हो जाता है कि उन्होंने खोल के मुलजिम को फंसाया हुआ है। फिर उसके बाद जब बात जाती है लेबॉर्ट्री में, तो वहाँ लेबॉर्ट्री के कुछ जो टेस्ट होते हैं वो पूरे उस पे अप्लाई होने चाहिए, और उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी पूरे पूरे सही सही अप्लाई होने चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं, उसमें वो उनका ख्याल नहीं रखते, तो फिर कोर्ट में जाके बता देते हैं कि जी इन्होंने तो पूरी तरह इसको वो लेबॉर्ट्री में इसको टेस्ट ही नहीं किया, तो ये जो है वो ड्रग्स नहीं है, ये इन्होंने कुछ उसमें इस पे हम एतबार नहीं कर सकते। फिर केस में कहते हैं जी फर्दर इंक्वायरी होगी, फर्दर इंक्वायरी होगी तो शक का फायदा मुलजिम को दे देते हैं और उसमें जमानत तो हो ही जाती है। अब आगे जब ट्रायल होती है, कोई आदमी गाड़ी में जा रहे हैं, मंशियात गाड़ी रोक के पकड़ी गई है, तो उसके खानों में से बरामद की है। अब ये है कि उसमें जो भी बंदे बैठे हुए हैं गाड़ी में, उसको सारे अरेस्ट नहीं होंगे, उसमें देखा जाएगा कि ये मंशियात का मालिक कौन है, उसको नॉलेज था या नहीं था। इवन ऐसे भी केसेस होते हैं कि जो बराबर की सीट में बैठा हुआ है आदमी, उसको बरी कर दिया, जी इसको तो नॉलेज ही नहीं था, कॉन्शियस नॉलेज नहीं था, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं इसमें ड्रग्स के साथ। अब देखते हैं कि इनमें जो जराइम है इनमें सजा कितनी होती है। सेक्शन 9A में अगर 100 ग्राम से कम है मंशियात, तो फिर उसको जो है 2 साल की वो कैद होती है या फाइन होता है। दूसरा 9B का सेक्शन होता है, उसमें अगर 100 ग्राम से ज़्यादा बढ़ जाती है मंशियात, मगर जो है वो 1 किलोग्राम से नहीं बढ़ती, तो फिर उस सूरत में वो जो है मुजरिम जो है उसको 7 साल की कैद और जुर्माने की सजा होगी। अब तीसरी सूरत है सेक्शन 9C ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट। उसमें अगर ऊपर की लिमिट से बढ़ जाती है, दैट मीन्स अगर 1 किलोग्राम से बढ़ जाती है, तो फिर उसको सजा डेथ डेथ की सजा होती है, सजाए मौत, या सारी जिंदगी उम्र कैद की सजा होती है, या जो कि या फिर 14 साल तक सजा होती है। वो जो है उसमें वो फाइन भी लग सकता है। अच्छा, ट्रायल कोर्ट्स में जो उनको स्पेशल कोर्ट कह रहे हैं, उसमें से जो सजा होती है, तो अगर सेशन जज लेवल पे या एडिशनल सेशन जज लेवल पे सजा हुई है, तो वो उसकी अपील हाई कोर्ट में जाएगी, और जिस वक्त अपील हाई कोर्ट में जाएगी तो उस अपील को कम से कम 2 जजेस सुनेंगे, डबल बेंच होगा। और स्पेशल कोर्ट अगर जुडिशल मैजिस्ट्रेट पे मुश्तमिल है, तो उसकी जो है अपील होगी स्पेशल कोर्ट कंप्राइज हो स्पेशल कोर्ट होगी, जो कि एक सेशन जज या एक एडिशनल सेशन जज उसकी अपील सुनेगी। नाजरीन, ये जो वीडियो
ہماری طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اویئرنیس دینا، تاکہ آپ کو قانون کی سمجھ آ جائے اور وکیل سے بات کرتے ہوئے آپ کو اس کا اسپرٹ جو ہے وہ لیٹر اور اسپرٹ آپ کو سمجھ آ جائے، تاکہ آپ اس سے بات کر سکیں اور آپ گمراہ نہ ہو اور صحیح صحیح طریقے سے بارگیننگ کر سکیں۔ اس میں یہ پورا قانون نہیں ہوتا، جو کی فیچرز ہوتے ہیں جو کہ ضروری ہوتے ہیں آپ کے لیے، یہ چیزیں ان میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری پریزنٹیشن سنی، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ پریزنٹیشن میں آپ کو مزید ٹاپکس پہ اویئرنیس دوں گا۔ خدا حافظ۔